देखो यहाँ पे सर्वर का क्या हालत हो गई है। मैं बंद कर रहा हूँ इसको। सिंगल थ्रेडेड गया भाई, अब मल्टी थ्रेडेड देखेंगे अपन। मेरा पीसी क्रैश ना हो जाए। हाँ जी, कैसे हो सब लोग। तो आज का प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अपन आज बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं जो अब आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और आपका रिज्यूम में इस प्रोजेक्ट से पूरा ऐसे शाइनिंग लगेगा, राइट। एक कुछ लगेगा कि आपने कुछ कंप्यूटर साइंस में करा है। तो क्योंकि हम इसमें आज देख रहे होंगे मल्टी थ्रेडेड वेब सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब CS फंडामेंटल अच्छे से देखेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि हमारा चैनल इज़ ऑल अबाउट लर्न वाइल बिल्डिंग एंड दिस चैनल इज़ फॉर द सीरियस पीपल, राइट। तो लास्ट तक टिके रहो और इस प्रोजेक्ट को साथ साथ कोड करो, साथ साथ समझो। टाइमलाइन दी हुई है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी नहीं समझनी, अगर आपको नहीं समझना CS फंडामेंटल, बैक द स्टेज कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है, तो आप सीधा स्किप कर सकते हो कोडिंग पार्ट पे। देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम, राइट। और आपको इसका गिटहब में पूरा कोड मिल जाएगा। हम 1 मिलियन तक रिक्वेस्ट लेके जाने की कोशिश करेंगे अपने सर्वर पे, और टेस्ट करेंगे कि अपना मल्टी थ्रेडेड सर्वर कैसे बिहेव करता है, अपना थ्रेड पूल इम्प्लीमेंटेशन कैसे बिहेव करती है, हमारा सिंगल थ्रेडेड इम्प्लीमेंटेशन कैसे बिहेव करता है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो। सब्सक्राइब कोई नहीं करते हो तुम लोग, देख के निकल लेते हो। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं वेब सर्वर होता क्या है। तो जब भी आप अपने ब्राउज़र से कोई वेबसाइट खोलते हो, तो आप वो वेबसाइट का HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब ला रहे होते हो, राइट। एंड कुछ स्टैटिक कंपोनेंट लाइक इमेजेस, वीडियोस, सब चीज़ें आप ला रहे होते हो कहीं से। वो कहीं से क्या हम बोलते हैं उसको, सर्वर, राइट। कोई सर्वर है जो अपने क्लाइंट्स को सर्व करता है। आप क्लाइंट हो, आपका ब्राउज़र एक क्लाइंट है, और आप यूज़र हो जो, वो हमेशा क्लाइंट साइड होता है, राइट। तो यूज़र जब क्लाइंट साइड से कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, सर्वर का काम है, द वर्क ऑफ सर्वर इज़ टू सर्व, एंड इट कैन सर्व स्टैटिक, डायनेमिक, एवरीथिंग, ओके। कोई भी कंटेंट ये सर्व कर सकता है, तो वो हमारा वेब सर्वर है। तो अगर हम बात करें कि क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि कौन से सर्वर को रिक्वेस्ट करनी है, ओके। एंड देर इज़ अ वन नोट, तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, 1.5x पे अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, देर इज़ अ नो प्रॉब्लम। हाँ, हम बोल रहे थे कि क्लाइंट को किस सर्वर को रिक्वेस्ट करना है उसको कैसे पता चलेगा, राइट। तो देर इज़ अ एड्रेस जो हर किसी को असाइंड होता है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे आपके घर तक आना है, मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप बोलोगे कि मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, कौन सा स्ट्रीट नंबर है, कौन सा हाउस नंबर है, वहाँ पे आप आ जाना, राइट। तो सिमिलरली सर्वर का भी और क्लाइंट का भी एक एड्रेस होता है। अब क्लाइंट क्या है, क्लाइंट भी एक कंप्यूटर, मोबाइल, कोई मशीन है, राइट। और सर्वर भी एक मशीन है, राइट। सर्वर भी अपनी एक मशीन है जिसके पास CPU, रैम, मेमोरी, सब रिसोर्सेज हैं, और वो कुछ सर्व कर रहा है, राइट। तो मैं ये बोलना चाहूँ अगर कि सर्वर कहीं ना कहीं रिलाई कर रहा होगा, या तो वो कहीं पे भी हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, USA में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, राइट। तो सर्वर एक रीजन में होता है सबसे पहले। और सर्वर जो होता है, अब एक ही मशीन नहीं है, देर आर कपल ऑफ अदर मशीन्स ऑल्सो, राइट। दुनिया में पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, तो और भी लोग होंगे। तो सारे लोगों को एक कॉमन जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे मेरा जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपना एक पब्लिक एड्रेस एक्सपोज करता है। वो बोलता है कि मेरे को किसी को भी रिक्वेस्ट करना है, तो मेरा पब्लिक एड्रेस है 192 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, राइट। ऐसे IPv6 एड्रेस होता है, जैसे IPv6, IPv4 एड्रेस होते हैं। तो लेट सपोज इसका एड्रेस है 192.215.23.212, ठीक है। तो ये अपनी कुछ बिट्स होती हैं, ये बिट्स होती हैं, तो उससे हमें ये एड्रेस मिलता है। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके अंदर बहुत सारी मशीन्स आती हैं, राइट। तो अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके अंदर बहुत सारी मशीन्स आती हैं, और उसके पास एक पब्लिक एड्रेस होता है, वो जो सबको एक्सपोज करता है, ठीक है। तो अब कोई भी क्लाइंट को एड्रेस ये यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है अगर इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे, तो उसके बाद राउटर्स होते हैं। राउटर्स का काम क्या है, आपके ट्रैफिक को राउट करना, राइट। उसको कहीं पे उसका दिशा दिखाना। फिर एट द एंड कहीं पे जाके आपका एक मशीन पड़ी होगी, आपका सर्वर पड़ा होगा, और उस सर्वर के ऊपर जो प्रोग्राम रन हो रहा है, ऑब्वियसली अगर आपको सर्वर किसी ने असाइन किया है, तो ऐसा तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट फाइल उसमें होंगी, राइट। वो एक मशीन है, वो किसी और का भी रख सकती है अंदर। तो उसका एक कोई प्रोग्राम होगा जो सिर्फ आपकी फाइल्स को सर्व करेगा, और उस प्रोग्राम का कोई पोर्ट होगा। तो आप बोल सकते हो कि IP एड्रेस जो हमारा 192 पॉइंट जो हमने ऊपर लिखा था, जो हमारा IP एड्रेस है ये वाला IPv4, तो मैं ये बोलना चाहूँ कि IP एड्रेस आपका स्ट्रीट नंबर है और पोर्ट आपका हाउस नंबर है, राइट।
और ये ISP है जो आपका, ये आपका स्टेट या फिर आपकी कंट्री है, और फिर आप उसके अंदर कंट्री के अंदर जाके आप IPV से अपने स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर पर आते हो, और फिर पोर्ट से आप मेरे एग्जैक्ट एड्रेस पे पहुंचते हो। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो जब भी आपका क्लाइंट किसी को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, वो सबसे पहले क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करता है www.google.com, ठीक है, तो ये जो एड्रेस है ये एक एड्रेस नहीं, डोमेन नेम है, राइट। इसका एड्रेस ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका एड्रेस ऐसा कुछ होगा 192.215. समथिंग समथिंग, राइट। और इसका कुछ पोर्ट भी होगा। अब HTTP रिक्वेस्ट जितनी भी हैं 80 या 80 पोर्ट पे होती हैं, और HTTPS जो रिक्वेस्ट है, जो सिक्योर रिक्वेस्ट है, वो 443 पे होती है, आई थिंक, राइट। तो ये अलग अलग पोर्ट्स हैं, कुछ असाइंड पोर्ट हैं, कुछ असाइंड पोर्ट नहीं होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपका है, जैसे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है, वो कुछ पोर्ट्स को असाइन करके रखेगा। लेट सपोज कुछ पोर्ट्स हैं 1 to 20,000, लेट सपोज ये सारे पोर्ट्स वो असाइन मतलब रिज़र्व करके रखेगा, और बाकी वो पोर्ट्स असाइन करेगा कोई भी प्रोग्राम को जो हम मांगेंगे उससे अगर, तो राइट। तो ऐसे कुछ पोर्ट्स रिजर्व्ड होते हैं और कुछ पोर्ट्स खाली होते हैं असाइन करने के लिए। तो अब वो www.google.com पे जब जाएगा उसकी डोमेन नेम पे, तो ये डोमेन नेम इस एड्रेस को मैप करनी चाहिए। हमें ये एड्रेस चाहिए, हमें google.com नहीं पता क्या होता है, मशीन्स को नहीं पता, हमारे नेटवर्क को, राउटर्स को नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले होता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट सबसे पहले सर्वर को नहीं, DNS पे जाती है। DNS खुद एक सर्वर है जहाँ पे सिर्फ मैपिंग स्टोर होती है कि google.com जो है इसका एड्रेस क्या होगा, ये की होगी आपकी, और इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे IP एड्रेस इसका। तो ये IP एड्रेस इसको मिलेगा। अब DNS के साथ कनेक्शन वो कैसे बिठाएगा, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये हम कंप्यूटर नेटवर्क जब स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो में, तब आपको पता चलेगा। तो अभी सबको बेसिक क्लियर है, राइट। क्लाइंट क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, और क्लाइंट वेब सर्वर तक पहुंचता कैसे है। देयर आर सम एड्रेसेस थ्रू विच क्लाइंट कैन रीच वेब सर्वर, राइट। तो ऐसे वेब सर्वर तक क्लाइंट पहुंचेगा, और IP एड्रेस उसका होगा और पोर्ट होगा जो उसको DNS से मिलेगा, और उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू राउटिंग होगी। वो कैसे होगी वो आपको नीचे टाइमलाइन में दिख जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क वाले सेक्शन में हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबको क्लियर है कि क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे जाना है, तो वो उसको एड्रेस से पता चलेगा, IP एड्रेस से, राइट। अब मैं ये बोलूँ कि जब क्लाइंट सर्वर के साथ रिक्वेस्ट करता है, एक सिंपल सा मॉडल मैं लेता हूँ, क्लाइंट एंड सर्वर। अब जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करता है, तो यहाँ पे कोई मीडियम तो होना चाहिए ना। डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, आपको डेटा भेजोगे 10101 बिट्स में, और ऐसे ही डेटा आएगा जो, तो ये डेटा फ्लो कैसे होगा। यहाँ पे कोई मीडियम चाहिए, राइट। कोई मीडियम चाहिए, कोई वायर चाहिए, कहीं जहाँ से डेटा आएगा। आप टेलीफोन पे बात करते थे तो वहाँ से डेटा कैसे जाता था, वायर्स के थ्रू। अभी वायरलेस सिस्टम आ गया तो वायरलेस कम्युनिकेशन। तो अपने नेटवर्क्स में ये डेटा कैसे जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी हम देख रहे होंगे। और जब ये डेटा जा रहा होगा, क्या यहाँ पे कोई रूल्स हैं, क्योंकि रूल्स होने चाहिए, राइट। कल को कोई बोलेगा कि भाई मैं google.com रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को डेटा इस फॉर्मेट में दो, लेकिन अगर मैं youtube.com खोल रहा हूँ तो मेरे को इस फॉर्मेट में दो, तो कोई भी आ जाएगा अपने रूल्स डिफाइन करने। तो इसलिए यहाँ पे प्री डिफाइंड स्टैंडर्डाइज्ड रूल होने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक है। रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन होती कैसे है, ठीक है, और कम्युनिकेशन में और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट है, क्लाइंट DNS को रिक्वेस्ट करता है डोमेन नेम के साथ, जैसे www.google.com। DNS उसको प्रोवाइड करता है उसका IP एड्रेस, फिर क्लाइंट उसको सर्वर तक लेके जाता है, ठीक है। और ये जो एरो के बीच में है ना, ये जो यहाँ पे होगा, ये सारा अपना नेटवर्क है जो अभी आपको नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे भी पूरा नेटवर्क रहेगा, राउटर्स रहेंगे, अलग अलग चीज़ें रहेंगी, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया। अब मैं ये बोलता हूँ कि DNS रेजोल्यूशन हो गई, आपको DNS को आपने डोमेन नेम दिया, उसने आपको IP एड्रेस दे दिया। अब आप क्या करोगे, अब आपको एड्रेस पता है, क्लाइंट यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे सर्वर शांति से चिल कर रहा है, सर्वर को कोई लेना देना नहीं है। क्लाइंट बोलता है सर्वर को कि भाई मुझे तेरे साथ कनेक्शन बिठाना है, मुझे तेरे को डेटा देना और तुझे मेरे को देना है, ठीक है। तो सर्वर बोलेगा ऐसे कैसे, हाउ आई कैन आइडेंटिफाई यू एज अ क्लाइंट। तो उससे पहले हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन सर्वर को कैसे कर रहे हो, अगर आप TCP के थ्रू कर रहे हो तो आपको 3 वे हैंडशेक करना पड़ेगा, और अगर आप UDP के थ्रू कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो UDP काम का नहीं है हमारे लिए, क्योंकि UDP स्ट्रेट फॉरवर्ड है, TCP ज़्यादा यूज़ होता है।
जहाँ पे डेटा डिलीवरी एंड एरर कम रखने की कोशिश होती है। जैसे आप मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप में, वहाँ मैसेज पूरा जाना चाहिए और सीक्वेंस मैटर करती है, राइट। तो डेटा डिलीवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे टीसीपी यूज़ होता है। अब वीडियो कोई देख रहा है, तो अगर वीडियो में थोड़ी बहुत फ्रेम स्किप भी हो जाए तो चलेगा, तो वहाँ पर यूडीपी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। टीसीपी में ओवरहेड क्या है कि क्लाइंट जब भी सर्वर को डेटा सेंड करेगा या डेटा लेगा, उससे पहले उसको 3 वे हैंडशेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 वे हैंडशेक होता कैसे है? सबसे पहले हम कुछ प्रोटोकॉल्स है, राइट। प्रोटोकॉल्स कुछ नहीं होता, जस्ट आपको मेटा डेटा एंड हेडर्स देने पड़ते हैं ताकि सामने वाला समझ पाए। मेटा डेटा मतलब एक्स्ट्रा डेटा जो काम का है, बट जो डायरेक्ट ऐसा कोई बड़ा रोल नहीं है। जैसे मैं जो डेटा क्लाइंट से सर्वर भेजना चाहता हूँ वो मेरा मेन डेटा है, राइट। अब उसको सर्वर को कुछ समझाने के लिए मेरे को देना पड़ रहा है, उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लाइंट्स क्या बोलेगा सर्वर को, वो बोलेगा कुछ फ्लैग भेजेगा, राइट। सबसे पहले वो फ्लैग भेजेगा सिन फ्लैग कि सिंक्रोनाइज कर लो मेरे साथ। अब सर्वर बोलेगा कि क्लाइंट का वहाँ पे एक सॉकेट रहेगा जिसको हम और डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। सॉकेट रहता है यहाँ पे। सॉकेट ने जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया कनेक्शन को, ठीक है, वैसे ही इसको बोलेगा सिन एक फ्लैग भेज देगा। एक मतलब एक्नॉलेज, ठीक है। एक्नॉलेज कर देगा कि भाई ठीक है, मेरे को तेरा रिक्वेस्ट मिल गया है, हम कनेक्शन बिठा सकते हैं। तो क्लाइंट बोलता है ठीक है। ये थर्ड वे फाइनल होता है जिसमें एक भेज के वो बोलता है कि ठीक है, वी कैन कम्युनिकेट नाउ। अब जब तुम कम्युनिकेट करते हो, क्योंकि हम इंटरनेट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा HTTP के अराउंड, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखो, क्लाइंट से सर्वर के बीच में बहुत सारा डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। मैं अपनी फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, उसके लिए अलग रूल्स होंगे। मैं अपना ईमेल भेजना चाहता हूँ, उसके लिए अलग रूल्स होंगे। तो मैं अगर अपनी HTTP रिक्वेस्ट, जो हम इंटरनेट होता है हमारा, अगर हम यूट्यूब का होम पेज खोल रहे हैं तो हमें उसका HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, एक रूल्स के थ्रू रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसका प्रोटोकॉल का नाम है HTTP। तो HTTP प्रोटोकॉल TCP के ऊपर काम करता है। मतलब HTTP के थ्रू अपन रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अपना कोई सर्वर आइडेंटिफाई होना चाहिए। वो सर्वर आइडेंटिफाई हमने कर लिया TCP 3 वे हैंडशेक के बाद। तो अपने को पता चल गया कि भाई सर्वर कौन है। अब हम जो भी रिक्वेस्ट मारेंगे HTTP के थ्रू मारेंगे। अब HTTP 2 तरह का होता है, HTTP 1.0 एंड HTTP 1.1, ठीक है। अब HTTP 1.0 एंड HTTP 1.1 ये होता है अपने पास नॉन परसिस्टेंट। ये होता है परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट मतलब क्लाइंट ने अपना रिक्वेस्ट मारा, ठीक है, क्लाइंट ने अपना रिक्वेस्ट किया उस सॉकेट के थ्रू। सॉकेट क्या होता है? एक पाइप होती है जिसके थ्रू डेटा फ्लो होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब जैसे ही HTTP रिक्वेस्ट मारी, सर्वर ने एक सॉकेट खोला और उस सॉकेट के थ्रू सर्वर ने डेटा भेजा। जैसे ही डेटा मिला, क्लाइंट ने क्या किया? क्लाइंट ने अपनी औकात दिखा दी और सर्वर के साथ अपना कनेक्शन तोड़ दिया। इसको बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट। बट अगर मैं वही, मेरे को बोलता है क्लाइंट, एक भरोसेमंद क्लाइंट है, वो बोलता है कि भाई मेरे साथ कितना भी तुम डेटा लो, एक बार सॉकेट खुल गया तो मैं एक टाइम आउट होगा तब तक मैं इस सॉकेट को क्लोज नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये क्लाइंट अच्छा क्लाइंट है और इसको बोलते हैं हम परसिस्टेंट। तो ये आजकल ज़्यादातर 1.1 ही यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया TCP 3 वे हैंडशेक क्या है, जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको पूछा जाएगा परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट HTTP के में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब आप बोलते हो कि जब आपको ये सॉकेट क्लोज करना है, ये टाइम आउट है, अगर ये टाइम आउट नहीं रखें तो जब भी आपको सॉकेट क्लोज करना है बाय मैनुअल, ठीक है, आपको एक फ्लैग भेजना पड़ेगा, वो होगा FIN, फिनिश। मतलब मेरे को फिन फ्लैग भेज दूंगा और सर्वर से मेरे को एक फ्लैग आ जाएगा, तो मेरा वो सॉकेट क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये सॉकेट्स क्या होते हैं? ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। हमने बेसिक्स ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर देख लिया कि भाई क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट करते हैं थ्रू सम प्रोटोकॉल्स। वो कुछ कम्युनिकेशन बिठाने के लिए पहले मैकेनिज्म यूज़ करते हैं 3 वे हैंडशेक, और जब उनकी कम्युनिकेशन बैठ जाती है तो वो HTTP के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर आप मेल भेजते हो तो उसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आप कोई डेटा ट्रांसफर करते हो तो FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सारे रूल्स अलग अलग काइंड ऑफ रिक्वेस्ट के लिए बने हुए हैं, लेकिन हम HTTP देख रहे होंगे। तो अब मैं बोलता हूँ कि क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट की, ठीक है, कैसे की? तो सबसे पहले क्लाइंट के थ्रू, क्लाइंट के पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा,
और सर्वर के पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। हो सकता है सर्वर के पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ना हो, मतलब जैसे मैं स्क्रीन पे सब कुछ देख पा रहा हूँ, हो सकता है सर्वर में वो कोई ना देख पा रहा हो, जस्ट उसमें टर्मिनल चलता हो, राइट। तो हो सकता है ये, बट उसके पास स्टिल रिसोर्सेज हैं सारे, उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, कर्नल अभी भी है। कर्नल वो चीज़ होती है जो मशीन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है एक प्रोग्राम। अब क्लाइंट में ओएस है जो, उसके पास एक सॉकेट और एपीआई होती है। सिमिलरली सर्वर में सॉकेट एपीआई होती है जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ ही आती है। लिनक्स हो, मैक हो, कुछ भी हो, आप सॉकेट्स का यूज़ कर सकते हो। तो कभी भी मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर्वर को, उससे पहले मैं एक सॉकेट ओपन करता हूँ, ठीक है। अब सॉकेट का आईपी एड्रेस एंड पोर्ट मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम का लेके देना है, एब्स्ट्रैक्ट है ये सब, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है उसको देखना है कि सबसे पहले पोर्ट कौन सा खाली है। पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे पोर्ट हैं, उसको देखना है खाली कौन सा है, उस पोर्ट को उठाएगा और अपना आईपी एड्रेस उस पर चिपका के वो अपना कंप्लीट एड्रेस डिफाइन कर देगा, ठीक है। अब सर्वर है, उस साइड भी आईपी एड्रेस एंड पोर्ट डिफाइन हो रखा है, ऐसे ही सिमिलरली बाय द ओएस, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉकेट ओपन हुआ है वो हमेशा सुनता रहेगा, ठीक है, वो हमेशा लिसन करता रहेगा, क्योंकि अगर लिसन नहीं करेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि कोई कनेक्शन आ रहा है। अब यहाँ से जब मैं यहाँ पे कनेक्शन भेजता हूँ, ठीक है, तो सॉकेट को जैसे ही पता चला तो ऑब्वियसली 3 वे हैंडशेक होगा, वो सब होगा, फिर एट द एंड सॉकेट उसको एक्सेप्ट करेगा। तो सॉकेट डॉट एक्सेप्ट जैसे ही होगा तो ये हमारा सॉकेट एक बन जाएगा, और जो भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, रिस्पॉन्स आएगा, वो इस सॉकेट के थ्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि जब भी सॉकेट डॉट एक्सेप्ट होता है ना, वो जो लिसन कर रहा होता है सॉकेट उस पर नहीं होता, वो एक अलग सॉकेट पर होता है, ठीक है। तो मैं अगर ये बोलूं कि जैसे ही उसको क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट किया, सॉकेट डॉट लिसन ने को पता चला कि कोई क्लाइंट आया है, उसने उसको एक्सेप्ट करा, तो एक सॉकेट ओपन होगा, वो उस क्लाइंट के लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये उसका अभी भी सॉकेट है जहाँ पे वो लिसन कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो सुन रहा है, ठीक है, ये मेन सॉकेट है। अब ये क्लाइंट का सॉकेट ओपन हो गया, यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ पे जब डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, अगर परसिस्टेंट है तो क्लोज़ करना पड़ेगा, अगर परसिस्टेंट के साथ टाइम आउट है या नॉन परसिस्टेंट है तो क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोज़ हो गया, ये सॉकेट क्लोज़ हो गया, और ये क्लाइंट की कम्युनिकेशन क्लोज़ हो गई, ठीक है। अब ये सर्वर अभी भी सुन रहा है। अब कोई दूसरा क्लाइंट आएगा, सिमिलरली ऐसा ही होगा, लेकिन ये आपको समझ गया कि सॉकेट कैसा है, ठीक है। आपको टाइमलाइन में कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा होगा, उसमें और भी डिटेल में बात कर रहे होंगे, बट अभी के लिए इतना मेरे को लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बोलता हूँ कि क्लाइंट C1 था, C2 है, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत सारे कंप्यूटर हैं यार जो google.com खोल रहे हैं, तो लेट सपोज सर्वर एक ही है, ठीक है, क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, तो सारे रिक्वेस्ट मार रहे होंगे, तो सर्वर किस किस को रिस्पॉन्स देगा, राइट। तो यहाँ पे आता है अपने पास थ्रेड्स, ठीक है, यहाँ पे आता है अपने पास थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या होते हैं, हमने पहले भी वीडियोस में देखा हुआ है कि जब भी आपका कोई प्रोग्राम, आपका पीस ऑफ कोड जब चलता है, आप वीडियो देख रहे हो, ऑडियो सुन रहे हो, या आप कोई प्रोग्राम कोड रन कर रहे हो, तो उसको रन करने के लिए एक वर्कर लगता है जिसको हम बोलते हैं थ्रेड, ठीक है। अब थ्रेड क्या होता है, थ्रेड एक सिंपल प्रोग्रामेटिक इम्प्लीमेंटेशन है एक ऐसे फिनोमिना की जो क्या करता है, एक प्रोग्राम को उठाता है, उसका काम होता है उसको रिसोर्सेज एलोकेट करना, उस प्रोग्राम को सब कुछ देना ताकि वो प्रोग्राम चल सके, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ कि जो हमने अभी डिस्कस किया, क्या वहाँ पे एक थ्रेड था? क्या आपको ऐसा लग रहा है? मतलब मैं ये बोलता हूँ कि मेरे सर्वर के पास एक ही CPU है, एक ही CPU का कोर है, जैसे ही कोई क्लाइंट आएगा उसके पास एक ही थ्रेड है, लेट्स सपोज ये सिंगल थ्रेडेड वेब सर्वर है, तो क्या होगा, मेरा ये सॉकेट लिसन कर रहा है, ठीक है, ये वाला सॉकेट लिसन कर रहा था, मतलब ऊपर वाले मैं दोबारा रीड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे सर्वर का सॉकेट लिसन कर रहा है, यहाँ से क्लाइंट आया, उसने रिक्वेस्ट की, ठीक है, जैसी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, सॉकेट डॉट एक्सेप्ट चल गया, इसके पास एक इसने खोल दिया सॉकेट जहाँ से कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ये क्लाइंट C1 की तो कम्युनिकेशन हो रही है, और मीन टाइम अभी कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई है, C2 ने इसको रिक्वेस्ट मार दिया, ठीक है, C2 ने इसको रिक्वेस्ट मार दिया। अब ये बोलेगा कि भाई मैं सिंगल थ्रेडेड हूँ, ठीक है, मेरा एक सॉकेट मैंने ओपन कर दिया है जो चल रहा है, क्योंकि मैं सिंगल थ्रेडेड हूँ, मेरे पास कोई और थ्रेड नहीं है, तो वो ब्लॉक हो गया है, मैं और कोड रन नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्या होगा, C2 को वेट करना पड़ेगा, जैसे ही C1 कंप्लीट हुआ, C2 बोलेगा ठीक है, अब तेरे पास है रन करने के लिए, वो बोलेगा हाँ अब मेरे पास है, अब वो बोलेगा ठीक है तेरे पास है, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा नया एक सॉकेट और C2 को सर्व करने लग जाएगा। तो सिंगल थ्रेडेड में क्या है कि एक क्लाइंट को एक टाइम पे एक ही क्लाइंट को वो सर्व कर पाएगा। अब मल्टी थ्रेडेड में क्या होगा, ठीक है, सिंगल थ्रेडेड अपन समझ गए, अब मल्टी थ्रेडेड में क्या होगा, देखो मल्टी में ये होगा कि मेरे पास लेट सपोज
ओके, मेरे पास ये क्लाइंट है, ठीक है, और ये सर्वर है। मैंने बोला मेरे सर्वर को कि भाई तू अपने सॉकेट पे लिसन करते रह, तेरा आईपी पोर्ट सबको पता है, यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तू उसको एक सॉकेट बना के दे, बट उसको एक नए थ्रेड में डाल दे। और याद रख तू मल्टी थ्रेडेड है, तेरे पास काफ़ी थ्रेड्स तू बना सकता है, तेरे पास जो CPU कोर्स हैं वो मल्टीपल हैं, 4 कोर्स 8 कोर्स हैं, ठीक है, तेरे पास सिंगल कोर नहीं है, तो इसलिए एक ही टाइम पर एक थ्रेड नहीं चलेगा। जैसे अगर मेरे पास 4 CPU हैं, ठीक है, या 8 हैं, अगर मेरे 4 CPU हैं तो एक टाइम पे 4 थ्रेड्स मेरे रन हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली। मतलब यहाँ पे भी कोई काम रन हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन अगर मेरे पास एक ही CPU है तो एक थ्रेड आएगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे को CPU दो, एक थ्रेड ने ले लिया तो बस ले लिया, ठीक है, दूसरा थ्रेड नहीं आ पाएगा जब तक वो कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करते। मतलब पहला थ्रेड बोलेगा कि ठीक है मैं रेस्ट कर रहा हूँ, दूसरे को बोलेगा तू रन कर ले, तब तक वो दूसरा रन नहीं हो पाएगा। मतलब CPU को आइडल होना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तभी थ्रेड दूसरा चल पाएगा सिंगल थ्रेडेड में। मल्टी थ्रेडेड में क्या है, अगर 4 CPU हैं, एक CPU पे एक थ्रेड चल रहा है तो दूसरे पे दूसरा जा सकता है, ठीक है। तो वैसे ही बोलता है सर्वर, सर्वर बोलता है कि भाई जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा ना, मैं एक थ्रेड ओपन कर दूंगा उसके लिए। अब C1 आया, C1 ने रिक्वेस्ट मारा, C1 को उसने बोला कि ले भाई तेरे लिए एक मैंने थ्रेड ओपन कर दिया, उस थ्रेड में मैंने एक सॉकेट ओपन कर दिया S1। अब C1 S1 एक थ्रेड बन गया, मतलब इनकी कम्युनिकेशन एक थ्रेड हैंडल कर रहा है। अब दूसरा एक कोई क्लाइंट आया, उसने भी बोला, उसने बोला कि भाई मेरे को चाहिए, सॉकेट बोलेगा कि ठीक है मेरे पास और थ्रेड्स हैं, मेरे पास एट द टाइम लेट्स सपोज 8 कोर CPU 8 थ्रेड्स हैं मेरे पास, तो मैं तेरे को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो उसने एक नया सॉकेट बना दिया C2 के लिए, वैसे C3 के लिए, C4 C5 C6 C7 C8, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी आपके थ्रेड, लेट्स सपोज मेरे 4 CPU थे, 4 CPU 1 2 3 4, अब यहाँ पे थ्रेड T1 चल रहा है, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3, यहाँ पे T4, ठीक है। अब जैसी T1 जो चल रहा है, अब T1 लेट सपोज वेट कर रहा है IO ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की, मतलब T1 वेट कर रहा है कि भाई यूज़र को इनपुट दे दे मेरे को। और जब तक वो वेट कर रहा है तब तक मैं ये बोल रहा हूँ कि T1 जब तक वेट कर रहा है इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है, राइट। अब बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती हैं, उनको हम कभी और टाइम देखेंगे, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जब T1 होता है ना, अगर इसका एक्सपेक्टेड टाइम रनिंग का लेट्स सपोज 1 सेकेंड है और T2 का जो T2 अभी आया है उसका एक्सपेक्टेड टाइम 15 मिली सेकेंड है, तो आपको ये नहीं लगता कि इस T1 को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करवाओ और T2 को रन करवा दो CPU 1 पे, ठीक है, CPU 1 पे रन करवा दो T2 को, और वो 15 मिली सेकेंड में ख़त्म हो जाएगा। इसका काम जैसे ही ख़त्म हुआ दोबारा T1 को लेके आओ और C1 पे डाल दो। इसी को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अगर मैं C1 का ऐसे कुछ बनाऊं, अगर मैं बनाऊं कि ये C1 CPU है, ठीक है, ऐसे कुछ बना रहा हूँ मैं C1, यहाँ पे T1 चल रहा था, ठीक है, और इस T1 के ख़त्म होने का टाइम था 1 सेकेंड लेट्स सपोज। अब T2 आया, उसको 15 मिली सेकेंड ही चाहिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला मैंने रन किया, फिर सेकंड वाला रन किया, फिर T3 आ गया, अब सेकंड वाला रन हो रहा है, 15 मिली सेकेंड लैप्स हो गए। अब बोला, वो बोलता है मेरे को 30 मिली सेकेंड चाहिए, तो अभी तक कितना हो गया, 30 + 15 45 मिली सेकेंड, ठीक है। 15 मिली सेकेंड के लिए तो T2 चला था, उसके बाद इन दोनों के बीच में 15 मिली सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है। इस 15 मिली सेकेंड के लिए T1 चला होगा, मतलब जब T2 आया था T1 भी था वहाँ पे, T2 जब चल रहा होगा ऑब्वियसली T1 नहीं चला होगा। जब T2 की ख़त्म हो गया, T2 की जब एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई, ठीक है, अब T2 की ख़त्म हो गई, अब कोई थ्रेड नहीं आया, अब कोई थ्रेड नहीं आया। ओके, मैं दोबारा समझाता हूँ, मे भी कंफ्यूज हो सकते हो। ये T1 है जिसको 1 सेकंड लगेगा चलने में, जैसे T1 आया T2 आ गया, वो बोलता है मैं 15 मिली सेकेंड में चल जाऊँगा। तो CPU बोलता है, CPU की कोई एल्गोरिदम है वो बोलती है कि ठीक है T1 को अभी होल्ड करो, T2 को 15 मिली सेकेंड के लिए चलाओ, चल गया, T2 ख़त्म। अब T3 जो आता है वो आता है 10 मिली सेकेंड के बाद, ठीक है, 10 मिली सेकेंड के बाद। तो 10 मिली सेकेंड तक तो ये चलेगा ना, 10 मिली सेकेंड तक कोई और थ्रेड नहीं आया तब तक तो ये चलेगा ना। अब T3 आता है, वो बोलता है मेरे को सिर्फ दोबारा 5 मिली सेकेंड चाहिए, T3 बोलता है। तो अब 5 मिली सेकेंड के लिए T1 दोबारा चला जाएगा, फिर T3 ख़त्म करेगा, फिर T1 दोबारा आ जाएगा। तो ये दोबारा जो स्विच होते रहेंगे ना, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है,
थ्रेड्स कैसे स्केड्यूल होते हैं उसके लिए हम पढ़ सकते हैं रोबिन, राउंड रोबिन फैशन हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अपने को इतना समझा गया कि भाई क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करता है सर्वर को तो उसके लिए एक नया सॉकेट ओपन होता है, और अगर नया सॉकेट ओपन होता है तो डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट कैसे हैंडल किया जा रहा है सर्वर के थ्रू। अगर उसको सिंगल थ्रेडेडली कोई हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो थ्रेड ब्लॉक हो जाए, और अगर कोई सेकंड क्लाइंट आता है तो वो उसको कनेक्शन सर्वर नहीं दे पाएगा। अगर मल्टी थ्रेडेड है तो सर्वर उसको साइमल्टेनियसली हैंडल कर पाएगा। और अगर कोई थ्रेड ज़्यादा टाइम ले रहा है और T1 और T2 आता है तो T2 कम टाइम में अगर एग्जीक्यूट हो सकता है तो T2 पहले हो जाएगा, T1 उतने टाइम के लिए आइडियल रहेगा। तो ये सब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, मल्टीपल रिक्वेस्ट एट अ सेम टाइम जिसको हम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट बोलते हैं, इन सब के कारण मल्टी थ्रेडेड सर्वर काफ़ी फास्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक ड्रॉबैक है इसका, ड्रॉबैक ये है, मैंने बोला कि भाई 1 सेकंड में 10,000 क्लाइंट आ गए, जिसको हम बोलते हैं 10K RPS, 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड। तो ये सर्वर को मैंने डाल दी एक ही टाइम पे। अब सर्वर ने क्या बोला, 10,000 थ्रेड ओपन कर दिए, क्योंकि सर्वर का काम क्या है, जैसे ही कोई क्लाइंट आएगा मैं थ्रेड ओपन करके उस क्लाइंट को नया सॉकेट देने की कोशिश करूँगा। ये हम कोड में भी देखेंगे, ठीक है। तो सर्वर का काम ये है, वो 10,000 थ्रेड को ओपन कर देगा। अब थ्रेड होता है थ्रेड ब्लॉक। थ्रेड जब भी कोई स्पॉन करते हैं उसके पास एक होता है थ्रेड ब्लॉक, ठीक है। अब जब भी कोई थ्रेड ओपन होगा ना उसके लिए एक थ्रेड ब्लॉक बनाना पड़ता है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जब भी कोई थ्रेड ब्लॉक बनता है उसके पास अपनी आईडी होती है, कुछ भी एक नंबर होता है जो उसको स्टोर करना पड़ता है। थ्रेड का स्टेट होता है, ठीक है। स्टेट मतलब अगर कोई थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ है तो कितना टाइम वो पहले चल गया होगा उसका स्टेट हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, तभी तो हम उसकी जो चल रहा था वो उसको रिज्यूम कर पाएंगे, राइट। फिर CPU इन्फॉर्मेशन होगी कि आपके रजिस्टर्स वगैरह, रजिस्टर्स क्या होता है कि CPU के क्लोजेस्ट स्टोरेज स्पेस होते हैं जहाँ पे वो स्टोर करता है कि भाई ये थ्रेड कहाँ तक चल गया था, कौन सी इंस्ट्रक्शन तक चल गया था, कौन सी कोड लाइन तक चल गया था, कौन से एड्रेस तक चल गया था, अब मेरे को उसको कंटिन्यू करना है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से इस थ्रेड की प्रायोरिटी कि इस थ्रेड का कितना टाइम ले रहा है, उसके हिसाब से इसकी प्रायोरिटी की कब चलना चाहिए ये, और हेल लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो थ्रेड ब्लॉक अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे आपको पता चलेगा कि एक ब्लॉक है। जब भी कोई थ्रेड स्पॉन होता है तो उसके लिए एक ब्लॉक क्रिएट होता है। तो मैं अगर 10K थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 10,000 थ्रेड्स का ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ, 10K TBs मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। TBs मतलब थ्रेड ब्लॉक्स। अब जब मैं 10,000 थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ तो ये जो 10,000 थ्रेड्स है ना, ये 10,000 थ्रेड्स मेरी मेमोरी खाएंगे, मेरा रिसोर्सेज खाएंगे, उनको सब कुछ चाहिए, ठीक है। वो मेरे इन मेमोरी आ रहे हैं, वो मेरे कोई ऐसा नहीं है कि मैं 10,000 थ्रेड्स बनाऊंगा और मैं उसको हार्ड डिस्क में रखूंगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ईटिंग माई मेमोरी, इन मेमोरी मेरी रिसोर्सेज खा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो 10K थ्रेड्स को सर्व ही नहीं कर पाएगा। 10K थ्रेड्स मीन्स 10K रिक्वेस्ट, तो 10K RPS सर्व नहीं कर पाएगा। आपको मेमोरी स्पाइक्स देखने को मिलेंगे, आपकी मेमोरी ज़्यादा खाने लग जाएंगे वो। तो इसका एक एक्स्ट्रा और अच्छा मॉडल होता है थ्रेड्स पूल। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुन के जाना। देखो मेरे पास, मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास सर्वर है, मैंने उसको बोला कि तेरे पास ना 100 थ्रेड्स बना के रख लेने हैं तेरे को, थ्रेड पूल ऑफ साइज 100। तो उसमें उसने 100 थ्रेड बना के रख लिए, ठीक है। ये थ्रेड बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला कि एक क्यू बना के रख ले तू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, अब C1 ने रिक्वेस्ट किया, C2 ने रिक्वेस्ट किया, ऐसे बहुत सारे ने रिक्वेस्ट किया। अब ये मेरी टास्क क्यू है। अब जैसे ही मैं अपने टास्क सबमिट करूँगा, C1 को कुछ डेटा चाहिए सर्वर से, तो अपना टास्क, उसको हम टास्क बोल रहे हैं, वो अपना टास्क सबमिट करेगा, ये करेगा, और सब अपने थ्रेड्स अब बन नहीं रहे, अपने बने बनाए थ्रेड्स ऑलरेडी हैं एक पूल में। अब मैं बोलता हूँ कि C1 मतलब T1 टास्क है, T2 टास्क है, एंड सो ऑन। लेट सपोज T30 30 क्लाइंट आ गए मेरे पास। अब ये टास्क यहाँ पे मैं सबमिट करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब ये जैसी टास्क सबमिट होते जाएंगे, जो जो मेरे थ्रेड खाली बैठे हैं उनको मैं ये टास्क असाइन करते जाऊँगा। T1 ने लेट सपोज टास्क ले लिया T5, जो मेरा T100 थ्रेड था उसने लेट सपोज टास्क ले लिया T100, और ये सब थ्रेड अब टास्क करेंगे। और यहाँ पे मैं एक
लूप चल रहा होगा जो चेक करता रहेगा कि कौन से थ्रेड खाली हैं, ठीक है, और वो उस क्यू से उठाता रहेगा और थ्रेड्स को टास्क असाइन करता जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं थ्रेड का पूल। ये अप्रोच आपको काफ़ी सही लग रही होगी कि अपने अगर 100 के 100 थ्रेड्स एट ए टाइम बिजी हैं तो हमारी जो टास्क क्यू है वो भरना शुरू हो जाएगी। जैसे कोई थ्रेड आइडल होएगा हम उसको यूज़ कर लेंगे, हमें नया थ्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो मल्टी थ्रेडेड सर्वर है वो और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कोड कर रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मज़ा आएगा। जो भी हमने बोला है अभी थ्योरी देखिए, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और रिज्यूमे में लिखना, इंटरव्यू में कुछ भी कोई पूछेगा आपको सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अपने पास ये हमने देख लिया। तो अब मैं बोलता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। जावास्क्रिप्ट ही सिंगल थ्रेडेड मॉडल है। जावास्क्रिप्ट में क्या है, जावास्क्रिप्ट में अगर आप कोई भी सर्वर लिखते हो उसके पास एक ही थ्रेड होता है, चाहे आपके सीपीयू में 10 कोर हो, 16 कोर हो, 100 कोर हो, कुछ भी हो, जावा के पास एक ही थ्रेड है। वो बोलेगा मेरे को कोई भी रिक्वेस्ट आती है मैं उसको एक थ्रेड दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का जो मॉडल है वो इवेंट लूप बेस्ड मॉडल है, ठीक है, इवेंट लूप। इसके ऊपर मैंने ब्लॉग ऑलरेडी लिख रखा है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप सीरियस हो तो इसको पढ़ोगे। थ्रेड पूल वर्सेस इवेंट लूप क्या होता है वो मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो इवेंट लूप बेस्ड सिस्टम है, इसीलिए ये रिक्वेस्ट को सर्व कर पाता है। जो कंपनीज जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड हैं इसलिए वो थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट को सर्व कर पाते हैं, राइट। बट वी आर पुशिंग जावा टू स्टीरॉइड्स, ठीक है, टू इट्स लिमिट्स, है ना। तो हम जावा के ऊपर स्टीरॉइड्स लगा के उसको तगड़ा बना रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई उसका मॉडल कैसे कर पाता है इस रिक्वेस्ट को हैंडल, है ना। 60,000 रिक्वेस्ट, 10,000, कितनी रिक्वेस्ट हम मार पाते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो अब हमने इतना देख लिया, थ्रेड ब्लॉक देख लिया हमने, ये सब चीज़ें देख ली, ओके। अब मैं बोलता हूँ आपको कि हम चलते हैं कोड पे, कोड पार्ट पे चलते हैं। तो विजुअल कोड खोल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन सिंगल थ्रेडेड वेब सर्वर बनाते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक फाइल बनाता हूँ server.java, ओके। server.java बना लेते हैं, पब्लिक क्लास सर्वर, ठीक है। यहाँ पे अपन एक मेथड रखते हैं, सबको पता होगा, पब्लिक स्टैटिक मेथड रखते हैं अपन, void main, ओके, ठीक है। तो ये अपनी सिंपल क्लास हो गई जिसमें अपन मेन मेथड में आर्ग्स, मतलब ये सबको पता है, राइट, ठीक है। तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं जहाँ पे अपन सब फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रहे होंगे, रन मेथड, ठीक है। तो अब आप देखते जाना सॉकेट्स, और अगर आपको कोई और लैंग्वेज में करना है उसमें भी आप कर सकते हो, बट मेक श्योर उसमें मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट हो, ठीक है। तो अब अपन करेंगे क्या, मैं सबसे पहले पोर्ट डिफाइन करूंगा जहाँ पे मेरा सर्वर लिसन करेगा कोई भी क्लाइंट के कनेक्शंस, राइट। उसके बाद एक सॉकेट्स सर्वर सॉकेट करके क्लास है, उसको हम यूज़ करेंगे। ये मेरे को कैसे पता है, ये ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा, ये सब प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक सॉकेट को ओपन कर दिया इस पोर्ट पे। अब इस पोर्ट तो अपने को पता चल गया आईपी एड्रेस क्या होगा, जो भी सर्वर का जो भी मेरा आईपी एड्रेस है। अगर मैं आई टर्म में जाऊँ, यहाँ पे मैं लिखूँ इफ़ कॉन्फिग, अगर आप विंडोज़ पे हो तो IP कॉन्फिग और मैक में इफ़ कॉन्फिग है, तो इफ़ कॉन्फिग से तुम्हारा एड्रेस तुम्हें पता चल जाएगा। तो वही एड्रेस के पोर्ट, इस पोर्ट पे हमने एक सॉकेट ओपन कर देना है और फिर मैं बोलूँगा सॉकेट डॉट सेट टाइम आउट में लगा रहा हूँ कि मेरा जो सर्वर है उस सॉकेट पे मैंने खोल दिया, तो लेट सपोज वो 10 सेकंड के लिए वेट कर रहा होगा और उसके बाद ये अपने आप क्लोज हो जाएगा, ठीक है। वैसे प्रोडक्शन पे कोई भी सॉकेट ऐसे नहीं, वो हमेशा वेट करते रहते हैं, बट अपन ऐसा नहीं कर रहे, जस्ट टू बी क्वाइट श्योर कि अपना जो पोर्ट है वो खाली हो जाए 10 सेकंड बाद, राइट। नहीं तो आपको उस पोर्ट को एक्वायर करने में बार बार दिक्कत आएगी, वो बोलेगा पोर्ट इज़ ऑलरेडी इन यूज़, अगर आपने सॉकेट ढंग से क्लोज नहीं किया तो मैं बोल रहा हूँ ये लूप चलता रहेगा, 10 सेकंड जैसे ही हो जाएंगे सॉकेट अपना टाइम आउट हो जाएगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट, यहाँ पे मैंने बोल दिया जो भी मैंने पोर्ट डिफाइन किया था वो मैंने बोल दिया, ठीक है। अब
यहाँ पे मैंने एक्सेप्टेड कनेक्शन करके बनाया और जो भी मैंने सॉकेट किया था यहाँ पे एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट तक ये जो मेरा ब्लॉक है, ओके सॉकेट डॉट एक्सेप्ट रिटर्न्स, ओके देखते हैं इसको। तो जो भी मेरा कोड रन हो रहा है तो वो यहीं पे रुका रहेगा जब तक मेरे को क्लाइंट से कोई कनेक्शन नहीं आता, और 10 सेकंड हो गए तो मेरा सॉकेट क्लोज हो जाएगा अगर 10 सेकंड के अंदर, क्योंकि मैंने 10 सेकंड टाइम आउट बताया है। अगर 10 सेकंड तक कोई कनेक्शन नहीं आता तो वो अपने आप क्लोज कर देगा उसको, ठीक है। तो ये एरर बोल रहा है कि ये अगर थ्रेड जो आपने बोला है ये IO एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अगर कर सकता है तो इसको हम कैच कर लेंगे, ठीक है। कैच कर लिया यहाँ पे IO एक्सेप्शन EX, और मैंने बोला जब भी एक्सेप्शन आएगी उसकी स्टैक ट्रेस प्रिंट कर दो, ठीक है। ओके अभी भी एरर आ रहा है, सॉकेट कैन नॉट रिजोल्व टू अ टाइप, सॉकेट कैन नॉट रिजोल्व टू अ टाइप, व्हाट द हेल। ओके मैंने सॉकेट इंपोर्ट नहीं करा क्या, import java.net.socket, हाँ अब ठीक है। तो ये हो गया अपने पास इतना। अब मैंने बोला जैसे ही वो क्लाइंट का कनेक्शन मिल जाएगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, और जैसे ही एक्सेप्ट होगा उसके बाद मैं कुछ प्रिंट कर दूँगा कि कनेक्शन एक्सेप्टेड फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट क्या है उसका एड्रेस मैं प्रिंट कर दूँगा, एक्सेप्टेड कनेक्शन डॉट गेट inet एड्रेस आई थिंक, और गेट रिमोट सॉकेट एड्रेस, हाँ उसका मैंने सॉकेट का एड्रेस यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंट राइटर टू क्लाइंट। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं कोड लिख देता हूँ प्रिंट राइटर का, प्रिंट राइटर, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक्सेप्टेड कनेक्शन डॉट गेट आउट स्ट्रीम। गेट आउट स्ट्रीम आपको क्या देगा इसके अंदर, अगर जाओगे तो ये आपको आउटपुट स्ट्रीम देगा, और प्रिंट राइटर को क्या चाहिए, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो प्रिंट राइटर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने क्लाइंट से सर्वर में एक कनेक्शन एक्सेप्ट किया, ठीक है, यहाँ पे हम लिसन कर रहे थे, IP और पोर्ट हमने 8010 दे रखा है, और C1 ने जैसी रिक्वेस्ट करा यहाँ पे, ठीक है, तो हमें एक सॉकेट ओपन कर दिया, ठीक है। और जब हमने ये सॉकेट ओपन किया तो उसकी आउटपुट स्ट्रीम ये वाली होगी और इनपुट स्ट्रीम ये वाली होगी, ठीक है। आउटपुट स्ट्रीम ये वाली होगी, इनपुट स्ट्रीम ये होगी। अब आउटपुट स्ट्रीम पे मेरे को कुछ लिखना है तो मैं उसको प्रिंट राइटर क्लास से लिख सकता हूँ। इन स्ट्रीम से मेरे को लेना है क्योंकि इनपुट स्ट्रीम से क्लाइंट से मेरे को बाइट्स मिलेंगी, ठीक है, यहाँ से मेरे को बाइट्स मिलेंगी, है ना, बाइट्स मिलेंगी। तो उस हिसाब से मेरे को, मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगा मैं बफर रीडर यूज़ करूँगा। बफर रीडर क्या होता है, इनपुट स्ट्रीम में मैं बफर रीडर यूज़ करूँगा। बफर रीडर सिंपल सी बात है कि वो जो भी बाइट्स आते हैं उसको कंबाइन करके आपको रिजल्ट दे देगा जो भी बाइट्स आ रही हैं। और प्रिंट राइटर क्या होता है, जो भी आप टेक्स्ट देते हो उसको बाइट्स में, उसको बाइट्स की फॉर्म में बना के स्ट्रीम में भेज देता है वो, ठीक है। तो मैंने गेट आउटपुट स्ट्रीम लिया कुछ क्लाइंट को भेजने के लिए, तो मैंने इसको बोल दिया टू क्लाइंट कोड में। मैं इसको इनपुट स्ट्रीम से जो आएगा उसको लूँगा, मैं बोल दूँगा फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है। दोबारा आ जाते हैं, देखो प्रिंट राइटर में आउट स्ट्रीम जो मैंने लिखा उसको कुछ भी देने के लिए मैंने टू क्लाइंट लिख दिया, ठीक है। और बफर्ड रीडर में बफर्ड रीडर, ठीक है, फ्रॉम क्लाइंट अगर मैं इसको बोलूँ, ठीक है, न्यू बफर रीडर। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इनपुट स्ट्रीम रीडर डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सेप्टेड कनेक्शन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को देगा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो इनपुट स्ट्रीम देगा। अब बाहर में अगर आऊँ तो मेरे को बफर्ड रीडर को क्या चाहिए, उसको चाहिए रीडर, उसको स्ट्रीम नहीं चाहिए, उसको रीडर चाहिए। तो मैं इस इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करके इनपुट स्ट्रीम रीडर में इस इनपुट स्ट्रीम को भेजूँगा और ये क्लास मेरे को क्या दे देगी, एक रीडर, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, जो कि रीडर क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो बेसिकली रीडर ही है वो, राइट, एक्सटेंड कर रहा है, मतलब रीडर उसकी पेरेंट क्लास है, उसको एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। इतना हो गया। अब मेरे पास टू क्लाइंट, अगर मेरे को कुछ क्लाइंट को भेजना है तो आ जाएगा, और अगर मेरे को क्लाइंट से कुछ आ रहा है वो भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने बोला टू क्लाइंट डॉट प्रिंट एलन,
हेलो फ्रॉम द सर्वर। ये क्या मैं कर रहा हूँ, टू क्लाइंट क्या कर रहा है, आउट, मतलब जो मैं भेज रहा हूँ, तो मैंने उसके आउट स्ट्रीम पे क्या लिख दिया, हेलो फ्रॉम द सर्वर। ये मैंने फंक्शन यूज़ करके, है ना। टू क्लाइंट मेरा प्रिंट राइटर है जो कि मेरे टेक्स्ट को लेके बाइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके भेज देगा, ठीक है। तो टू क्लाइंट में हेलो फ्रॉम द सर्वर हमने कर दिया, समझ गए इतना। और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सर्वर मैं अपनी एक क्लास बना लेता हूँ सर्वर की। ये क्लास मैं क्यों बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने रन मेथड डिफ़ाइन किया ये स्टैटिक मेथड नहीं है, ठीक है। तो अगर ये स्टैटिक मेथड नहीं है तो मतलब ये मेरी मेमोरी में नहीं है, हमने काफ़ी बार डिस्कस करा हुआ है। तो इसके लिए मेरे को इसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ ट्राई सर्वर डॉट रन। अब मैं रन मेथड कॉल कर दूँगा और कैच मैं यहाँ पे करूँगा। कोई भी अगर एक्सेप्शन आती है तो वो मैं कैच कर लूँगा और एक्सेप्शन की स्टैक ट्रेस प्रिंट कर दूँगा। स्टैक ट्रेस मतलब वो एक्सेप्शन आने से पहले क्या क्या कहाँ से मेरा जो कोड है रन हो चुका है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर रेडी हो गया। अब क्लाइंट डॉट जावा, जो इसको रिक्वेस्ट कर रहा होगा उसकी मेरे को क्लास लिखनी है, ठीक है। जो हम उसके मिलियन रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे, कुछ 1000 रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे, वो हम एक जे मीटर को यूज़ करके भेजेंगे, क्लाइंट को नहीं, ठीक है। हम जे मीटर को यूज़ करेंगे क्योंकि हम मल्टीपल थ्रेड स्पॉन कर सकते हैं उसमें, तो वो भी हम देखेंगे, कोई बात नहीं। तो क्लाइंट में अगेन हम बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी हम बोलेंगे कि कौन से पोर्ट पे कनेक्ट करना है तेरे को भाई, 8010 करके पोर्ट है। और क्योंकि सर्वर मैं अपने लोकल एड्रेस में ही चलाऊँगा, लोकल मशीन में ही चलाऊँगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो तेरा एड्रेस है डॉट गेट एड्रेस गेट बाय नेम, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लोकल होस्ट मतलब जो भी आईपी एड्रेस मेरी मशीन का है वो मेरे को दे दो और वो इसको असाइन कर दो, ठीक है। अब ये बोलेगा कि अननोन होस्ट भी एक्सेप्शन दे सकता है, मैंने बोला ठीक है दे सकता है। तो हम यहाँ पे इसको चेक्ड बना देते हैं। चेक्ड मतलब अगर कोई ऐसे थ्रो कर रहा है ना, तो उस एक्सेप्शन को कहीं ना कहीं कैच करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जावा, ठीक है। अब मैं एक सॉकेट बना देता हूँ यहाँ पे, न्यू सॉकेट इस एड्रेस का और इस पोर्ट का, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये ना आईओ एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, इस फंक्शन को चेक कर देते हैं आईओ एक्सेप्शन के साथ भी। ये हो गया। अब मैं बोलता हूँ ये जो आपने सॉकेट बनाया है क्लाइंट का, ठीक है, अब इसका भी कुछ टू सॉकेट फ्रॉम सॉकेट होगा, इनपुट आउटपुट इसका भी कुछ होगा जो भी सॉकेट बना है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ प्रिंट राइटर, मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ फिर बताता हूँ। टू सॉकेट इज इक्वल्स टू न्यू प्रिंट राइटर और सॉकेट डॉट, ये आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। जो भी अब क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, ये क्लाइंट है और सर्वर, अब क्लाइंट कनेक्ट कर रहा है उसके लिए मैं सॉकेट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। उसका ये क्या होगा, टू सॉकेट या टू सर्वर, ये होगा फ्रॉम सॉकेट, ठीक है। टू सॉकेट में उसको राइट करना है तो मैंने प्रिंट राइटर यूज़ कर लिया, फ्रॉम सॉकेट में उसको रीड करना है, बाइट्स आएंगी अगेन, सब कुछ हमने देखा है, तो बफर्ड यूज़ कर लूँगा मैं वहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बफर्ड रीडर, ठीक है, फ्रॉम सॉकेट इज इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर एंड अगेन बफर रीडर को रीडर चाहिए होता है, इसलिए हमने रीडर लिया। और जो हमारे पास सॉकेट है डॉट उसका इनपुट, उस सॉकेट का आउटपुट नहीं इनपुट लेना है हमें, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम लिया और हमारे पास बफर्ड रीडर आ गया, ठीक है। अब हम सॉकेट को क्या भेज रहे हैं, हम सॉकेट को भेज रहे हैं कि भाई हेलो फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है। ये हम भेज रहे हैं सॉकेट को, और जो भी सॉकेट से आ रहा है उसको हम कैसे ले सकते हैं, जो सॉकेट से आ रहा है फ्रॉम सॉकेट डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, रिस्पॉन्स फ्रॉम द सॉकेट इज, ठीक है, लाइन, जो भी मेरे को लाइन मिली है। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब अपना मेन फंक्शन फिर डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा
क्योंकि हम जिसको कॉल करेंगे वो एक चेक्ड एक्सेप्शन के साथ है। यहाँ पे हम एक्सेप्शन, जो भी वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा वो एट द एंड तो एक्सेप्शन क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो हमने उसकी क्लास को कैच कर लिया एक्सेप्शन क्लास में, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्लाइंट बना लिया, ठीक है, और मैंने क्लाइंट डॉट रन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐसी उसकी स्टैक ट्रेस प्रिंट कर दी एंड दैट्स इट। सब कुछ समझ गया। अब आइटम निकालते हैं, cd वेब सर्वर, cd सिंगल थ्रेडेड, करंट डायरेक्टरी को कॉपी करके एक साइड हम सर्वर चलाएंगे और एक साइड हम क्लाइंट चलाएंगे, ठीक है। जावा सी सर्वर डॉट जावा, ओके। सर्वर में बोल रहा है कि आईओ एक्सेप्शन आपने थ्रो नहीं किया, भाई ये गलत बात है, तो यहाँ पे थ्रोज कर देते हैं आईओ एक्सेप्शन और आई थिंक वी आर गुड टू गो। आईओ एक्सेप्शन बस जब अपन सॉकेट बनाते हैं तब आ सकता है, तो कैच करना पड़ेगा, कैच करने के लिए थ्रो करना पड़ेगा, राइट। तो ये बनाते हैं सर्वर और जावा सी, क्लाइंट को कंपाइल कर लेते हैं, ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे सर्वर को रन करते हैं और यहाँ पे क्लाइंट को रन करते हैं। कुड नॉट फाइंड मेन क्लास क्लाइंट, ओके। इसको हटाओ, पैकेज को अभी अपन डिफाइन नहीं करते, जब हम ग्रेडर वगैरह प्रोजेक्ट करेंगे तब करते हैं। अभी हम इंडिपेंडेंटली कंपाइल कर रहे हैं क्लाइंट, ठीक है। सर्वर यहाँ पे मैं चला देता हूँ और इस टर्मिनल में क्लाइंट चलाते हैं। देखो, सर्वर इज़ लिसनिंग पोर्ट, कनेक्शन एक्सेप्टेड फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है। सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट, दोबारा उसने एक्सेप्ट कर लिया कनेक्शन। क्लाइंट का एड्रेस क्या था, ये वाला, ठीक है। और वो क्लाइंट का पोर्ट क्या था, ये वाला, ठीक है। और एक्सेप्टेड कनेक्शन टाइम आउट हो गया, ठीक है। अब कनेक्शन वो टाइम आउट हो चुका है, तो ये मैं यहाँ पे इसको क्विट कर देता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्स फ्रॉम सॉकेट इज़ नल, ये हम गए सॉकेट में, टू क्लाइंट हेलो फ्रॉम द सर्वर, यहाँ पे हमने कुछ भी क्लोज नहीं किया है, टू क्लाइंट डॉट क्लोज करना पड़ेगा, फ्रॉम क्लाइंट डॉट क्लोज करना पड़ेगा एंड एक्सेप्टेड कनेक्शन डॉट क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। सारे कनेक्शंस को ढंग से क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम, टू सॉकेट डॉट क्लोज करना पड़ेगा, फ्रॉम सॉकेट डॉट क्लोज करना पड़ेगा एंड जो हमने सॉकेट ओपन किया था उसको भी क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको बोला था हेलो फ्रॉम द क्लाइंट, रिस्पॉन्स फ्रॉम द सॉकेट इज़, फ्रॉम सॉकेट हमने लाइन प्रिंट की थी, ठीक है। और सॉकेट हमें भेज रहा है, सर्वर जो कि हमें भेज रहा है, ये भेज रहा है, राइट। तो हमें आना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्योंकि सॉकेट अच्छे से क्लोज किए हैं, अब ये जब टाइम आउट होगा ये भी क्लोज होना चाहिए 10 सेकंड बाद। तो मेरा ये था कि यहाँ पे सर्वर लिसन कर रहा है, उसने कनेक्शन एक्सेप्ट किया क्लाइंट का, जैसे एक्सेप्ट किया उसने उसको हेलो बोला, हेलो फ्रॉम द सर्वर हमें रिसीव हुआ, और उसके बाद उसने दोबारा लिसन करना शुरू कर दिया वो पुराने सॉकेट क्लोज करके, ठीक है। तो सिंगल थ्रेडेड हमने बनाया। अब चलते हैं मल्टी थ्रेडेड की तरफ। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं मल्टी थ्रेडेड, इसके अंदर फाइल बनाते हैं सर्वर डॉट, अरे सॉरी यहाँ पे इस पैकेज को हटाओ, पब्लिक मेन, जो थ्रेड पुल है उसमें सिर्फ हम सर्वर बनाएंगे क्योंकि क्लाइंट सबका सेम ही रहता है, और इस वाले में मैं बना दूंगा आपको क्लाइंट एक बार और, ठीक है। उसके बाद नहीं बनाएंगे क्योंकि सेम चीज़ है क्लाइंट में, बस मेन जो चीज़ है वो है इसमें फ़र्क आएगा। ठीक है, तो अगेन वही पोर्ट डालो, यहीं पे सब कुछ कर देता हूँ मैं। अगेन सेम चीज़ें, सर्वर सॉकेट बनाना है हमें, सर्वर सॉकेट इज़ इक्वल्स टू न्यू सर्वर सॉकेट उसी पोर्ट पे, ठीक है। अब हमने सॉकेट बना लिया, अब हम इसका टाइम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है।
10 सेकंड अगेन कर देते हैं अपन इसका, 10,000 मिली सेकेंड मीन्स 10 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हम बोल देते हैं सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट प्लस पोर्ट कर दिया। ठीक है, पोर्ट हमारे पास आ गया। अब हम लिसन करने के लिए वाइल लूप लगा देंगे जब तक वो टाइम आउट नहीं होता, या फिर हमेशा करता रहना चाहिए, राइट। एक्सेप्टेड सॉकेट इज इक्वल्स टू सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट। ठीक है, अब जैसे एक्सेप्ट होगा हमें कुछ भी क्लाइंट को दोबारा भेजना नहीं है, इंस्टेड हमें एक नया थ्रेड बनाना है और उसमें जो भी, क्योंकि देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक एक्सेप्ट करा है, जैसे ही मैंने कनेक्शन को एक्सेप्ट करा ये मेरे को एक नया सॉकेट बना के दे रहा है। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जैसे ही C1 ने उसके एक्सेप्टेड कनेक्शन भेजा उसने एक नया सॉकेट बना के दे दिया। ठीक है, अब वो जो नया सॉकेट बना के हमें दे रहा है वो है हमारा ये एक्सेप्टेड सॉकेट। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने सॉकेट एक नया बना लिया उसको हम एक नए थ्रेड में डाल देंगे। ठीक है, तो थ्रेड इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड बनाया, और वो थ्रेड करेगा क्या, उसको कोई फंक्शन को रन करना पड़ेगा और उस फंक्शन में हम उस सॉकेट से कम्युनिकेट करेंगे, उस क्लाइंट से जो भी उस सॉकेट से एसोसिएटेड है, क्लाइंट C1 C2 C3 कुछ भी, राइट, उससे हम कुछ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में, हमारी जावा वाली वीडियो में हमने देखा था फंक्शनल इंटरफेस। तो हम फंक्शनल इंटरफेस यूज़ करेंगे क्योंकि उसको हम आर्ग्यूमेंट की तौर पे दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं, राइट। तो फंक्शनल इंटरफेस क्योंकि फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं, ये हमने पूरा पिछली वीडियो में देखा था, तो उसको हम आर्ग्यूमेंट्स में दे सकते हैं। तो मैं जो फंक्शनल इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँगा वो मेरा कंज्यूमर होगा। ठीक है, जो क्या करेगा, उसका नाम रख देते हैं गेट कंज्यूमर, जो मेरे को रिटर्न करके देगा एक लैम्डा, या फिर आप अगर कंज्यूमर में जाओगे तो वो कुछ नहीं कर, ओके कंज्यूमर इंपोर्ट नहीं हुआ। अगर आप कंज्यूमर में जाओगे तो उसका एक फंक्शनल इंटरफेस में एक ही मेथड है जो कि टी टाइप एक्सेप्ट करता है और रिटर्न कुछ भी नहीं करता, उस टाइप के साथ ही खेलता है, राइट। तो मैं या तो सीधा एक वैसा लैम्डा बना सकता हूँ जो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब जो कुछ रिटर्न नहीं करता, या फिर मैं उसी को ही ओवरराइड कर सकता हूँ। पहले मैं लैम्डा बना लेता हूँ, एक क्लाइंट सॉकेट बोल देता हूँ मैं उसको। ठीक है, ये लैम्डा क्लाइंट सॉकेट एक्सेप्ट करता है और रिटर्न कुछ नहीं करता। ठीक है, कंज्यूमर इंटरफेस के अंदर जो चीज़ है वो रिटर्न कुछ नहीं करती, वो आपको पता चल गया होगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं हैंडल कर रहा हूँगा तो IO एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट राइटर इज़ इक्वल्स टू न्यू प्रिंट राइटर। अब मैं सर्वर को सीधा, मतलब मैं क्लाइंट सॉकेट जो भी है डॉट गेट आउटपुट, पुराने जैसा ही हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो ये हम करेंगे टू सॉकेट या फिर टू क्लाइंट डॉट प्रिंट ln हेलो फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, अब मैं इस टू क्लाइंट डॉट क्लोज कर दूंगा और जो मैंने क्लाइंट सॉकेट लिया था उसको क्लोज कर दूंगा। इतना समझ गए। और अगर यहाँ पे क्लाइंट में कुछ भी गड़बड़ होती है, IO एक्सेप्शन आती है बनाते वक्त यहाँ पे, तो मैं उसको कैच करके प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये मैंने एक लैम्डा बनाया, लैम्डा कुछ नहीं है, वो इसी एक्सेप्ट मेथड को, अगर आप जावा वाली वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा। मैं इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे सीधा ये लिख के, यहाँ पे ये लिख के रिटर्न न्यू कंज्यूमर। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओवरराइड कर सकता हूँ वॉइड एक्सेप्ट को, और यहाँ पे मैं वो बोल सकता हूँ सॉकेट। ठीक है, अब ये मेरे को क्या बोल रहा है, काइनेटिक मेथड। ओके ठीक है, तो ऐसा कर सकता हूँ, ये वाला पूरा रिटर्न हटा सकता हूँ मैं, ये वाला इसी में मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, जो मेरे को एक कंज्यूमर देगा और उसी कंज्यूमर को मैं थ्रेड को भेज सकता हूँ। तो ये सारा इसमें आ जाएगा, मैं कमेंट कर देता हूँ। ऊपर वाला भी यूज़ कर सकते हो, नीचे वाला भी। ठीक है, तो लैम्डा मैंने यूज़ कर लिया। अब थ्रेड क्या करेगा, जो भी सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा जो गेट कंज्यूमर मेथड है वो स्टैटिक नहीं है, तो हमें वो बनाना पड़ेगा, एक इंस्टेंट बनाना पड़ेगा, न्यू सर्वर, अपनी इस क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। ये हमने बना लिया।
अब आपको गेट कंज्यूमर मेथड कॉल करना है जो हमारे थ्रेड को एक क्या दे देगा, कंज्यूमर दे देगा, ठीक है, और उसको हमें रन करना है। यहाँ पे मैं एक लैम्डा रिटर्न करता हूँ, सर्वर डॉट गेट कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट मेथड है उसका, और उसमें एक्सेप्टेड सॉकेट में ट्रांसफ़र कर दूंगा और ये मेरा थ्रेड हो जाएगा, बन जाएगा। और इसका जो थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए जो होता है मेथड वो होता है थ्रेड डॉट स्टार्ट, और यहाँ पे मैं कोई भी तरह की आईओ एक्सेप्शन आती है उसको कैच करूँगा और उस एक्सेप्शन को प्रिंट कर दूँगा। दैट्स इट। द मेथड इज टाइप इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्ग्यूमेंट इंट। ओके, अच्छा गेट है ये, सेट सो टाइम आउट हमने कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा सर्वर बन गया। अब इसका क्लाइंट बनाते हैं फटाफट। अब क्लाइंट क्या करेगा, पहले क्लाइंट में हम एक ही रिक्वेस्ट मार रहे थे, इसमें हम क्लाइंट में मल्टीपल रिक्वेस्ट मार रहे होंगे, ठीक है। तो क्लाइंट को भी रिक्वेस्ट करने के लिए एक थ्रेड चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक ही क्लाइंट है, राइट, एक ही क्लाइंट का कोड है, उसमें मेरे को 100 क्लाइंट स्पोन करने हैं, वो सर्वर को रिक्वेस्ट मारेंगे, मतलब 100 थ्रेड स्पोन करने हैं और हर एक थ्रेड में एक रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। आई होप यार इतना समझ गए होगे तुम। पब्लिक स्टैटिक करके है, वॉइड है, मेन है और स्ट्रिंग है, आर्ग्स है, ये सब सेम है, ठीक है। तो वही सेम मेथड है अपना, क्लाइंट इज इक्वल्स टू न्यू क्लाइंट, ये मेरी क्लास बना देगा जो भी मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसको बना देगा। इसको डिलीट करो, ओके, ये मैंने गलत लिख दिया है एंड ये हो गया आर्ग्स, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें एक मेथड डिफ़ाइन करूँगा मेरी क्लास में जो मुझे यूज़ करना है, तो मैंने क्लास का इंस्टेंस पहले ही बना दिया। अब मेरे को 100 क्लाइंट स्पॉन करने हैं, ठीक है, कुछ मिली सेकेंड के डिफरेंस पे स्पॉन होंगे वो, ठीक है। और मैं बोलूँगा ट्राई हर एक क्लाइंट को 100 थ्रेड स्पॉन करो, ठीक है। और जो भी मैंने क्लाइंट एक्सपोज किया है गेट रनेबल, ये मैं मेथड डिफ़ाइन करूँगा अभी, ठीक है। और थ्रेड डॉट स्टार्ट, अब मैं इस क्लाइंट के थ्रेड को स्टार्ट कर दूंगा जो कि रिक्वेस्ट मारना शुरू कर देगा मेरे सर्वर को, ठीक है। एक्सेप्शन रिटर्न, जैसे एक्सेप्शन आती रिटर्न कर दूंगा या फिर उसकी स्टैक ट्रेस प्रिंट कर दूंगा, इट्स सेम। अब रनेबल एक इंटरफेस है, अगेन इसका मैं बता देता हूँ। रनेबल देखो हर एक चीज़ के लिए इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक रनेबल रिटर्न करेगा, एक फंक्शन बना रहा हूँ गेट रनेबल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ रिटर्न, अब मैं लैम्डा यूज़ नहीं कर रहा, मैं रनेबल। सबसे पहले रनेबल देखते हैं होता क्या है। रनेबल एक ऐसा फंक्शन है जो कुछ एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ नहीं देता, एक ही मेथड है रन, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो अब हम लैम्डा यूज़ नहीं करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे उसी की एनोनिमस क्लास डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं ओवरराइड कर दूंगा पब्लिक वॉइड रन मेथड है उसका, उसको ओवरराइड कर दूंगा, ठीक है। और वही इनपुट इज इक्वल्स टू 8010, अब सब कुछ सेम है पुराने क्लाइंट का। हमने रनेबल में कौन सा कोड रन होना है वो सब कुछ सेम है, तो मैं वो कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। ये हमने कॉपी पेस्ट मार दिया। हम क्या कह रहे हैं, वही एड्रेस ले रहे हैं, सॉकेट एक बना रहे हैं, उसका टू सॉकेट फ्रॉम सॉकेट कर रहे हैं, हेलो फ्रॉम क्लाइंट, रिस्पॉन्स फ्रॉम क्लाइंट एंड ये जो भी है आप देख लो नीचे पड़ा हुआ, ठीक है, इसको हटाओ। तो ये हमारा क्या बन गया क्लाइंट, जो कि क्या करेगा, 100 थ्रेड स्पॉन करेगा। वो थ्रेड क्या करेंगे, वो थ्रेड रनेबल चलाएंगे। रनेबल अगेन एक फंक्शनल इंटरफेस है जो कुछ नहीं करता, बस एक फंक्शन को कॉल करता है। तो ये इस थ्रेड में क्या होने वाला है, इस थ्रेड में जस्ट एक फंक्शन कॉल होने वाला है, ठीक है, वही बस चलेगा और कुछ नहीं है। और फिर हम उसको स्टार्ट कर देंगे और बस यही है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसको चला के, बाहर आते हैं, cd मल्टी थ्रेडेड, ठीक है, मल्टी थ्रेडेड जावा सी सर्वर डॉट जावा। मल्टी थ्रेडिंग में बोल रहा है देयर इज़ अ वन एरर विच इज़ दिस, ठीक है। यहाँ पे हमने दोबारा चलाया, चल गया। यहाँ पे हमने चलाया जावा सी क्लाइंट
डॉट जावा। अब मैंने यहाँ पे जावा सर्वर चला दिया, अब मैंने जावा क्लाइंट चला दिया। देखो अब बीच बीच में कनेक्शन रीसेट, वही किस जो सॉकेट जो खुले थे उसका रीसेट कनेक्शन हुआ है, जो भी है। जब हम इसको बहुत सारी रिक्वेस्ट मारेंगे तब आपको समझेगा कितना डेटा आ रहा है जा रहा है, बट आपको समझ गया कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से। अब पहले सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड को कंपेयर कर लेते हैं। उसके लिए आपको JMeter इंस्टॉल करना है। JMeter कैसे इंस्टॉल करना है ऑनलाइन देख लेना। JMeter जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक टेस्ट प्लान बना लेना है। टेस्ट प्लान में मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ, लेट सपोज कुछ भी। तो फिर मैंने ऐड किया थ्रेड्स ग्रुप, ठीक है। थ्रेड ग्रुप में मैंने कितने यूज़र स्पॉन करने हैं, मैंने बोला कि मुझे 60,000 यूज़र स्पॉन करने हैं। कितने सेकंड में? 60 सेकंड में, मतलब 1 मिनट में 60,000 मुझे रिक्वेस्ट मारूंगा मैं अपने सर्वर को, ठीक है। 1 मिनट में अगर 60,000 है तो 1 सेकंड में कितनी हुई? 1000, मतलब अपन 1000 की RPS पे, मतलब 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड अपन मार रहे होंगे। होपफुली मेरा PC क्रैश ना हो बस, ठीक है। बिलियंस रिक्वेस्ट पे होपफुली मेरा PC क्रैश ना हो, होपफुली, ओके। तो ठीक है, अपन ने थ्रेड ग्रुप बना लिया। अब ये थ्रेड ग्रुप क्या करेगा, एक सैम्पलर अपन ऐड करेंगे, TCP सैम्पलर, जो कि किस पे चलेगा, सर्वर नेम और IP, लोकल होस्ट है अपना, और सर्वर का पोर्ट है 8010, यही होगा। और इसको अपन देखने के लिए कि भाई क्या क्या आ रहा है उसमें एक अपन रिज़ल्ट ट्री ऐड कर देंगे। रिज़ल्ट ट्री मतलब कितनी रिक्वेस्ट जा रही हैं और वो सब देखने के लिए डेटा कितना आ रहा है, ठीक है। व्यू रिजल्ट्स इन अ टेबल, एंड एक अपन ग्राफ ऐड कर देंगे, ग्राफ रिजल्ट्स, ठीक है। अब सबसे पहले सिंगल थ्रेडेड वेब सर्वर में चलते हैं, ठीक है। और इसमें अपन इस वाले सर्वर को चलाते हैं। तो अब हमने चला दिया है अपना TCP सैम्पलर। तो देखो रिक्वेस्ट जाना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जाना शुरू हो गई हैं, 60,000 रिक्वेस्ट अपन ने मार दी हैं। और ग्राफ रिज़ल्ट क्या है, अगर आप थ्रूपुट देखोगे कि 60,000 पर मिनट, पक्का हमने सिंगल थ्रेडेड चलाया था ना। देखो यहाँ पे सर्वर का क्या हालत हो गई है। मैं बंद कर रहा हूँ इसको, भाई काफ़ी हो गया, ठीक है। कनेक्शन इज़ एक्सेप्टेड। सो आप पोर्ट्स देखो भाई, अपने PC के पास कितने पोर्ट्स हैं, देख रहे हो, तगड़ा PC है ना अपना। देखो भाई कितने पोर्ट्स अपन ने ओपन कर दी हैं, हल्ला मचा दिया है पूरा अपन ने। क्या क्या हो गया, 60,000 रिक्वेस्ट पर मिनट हमने रिक्वेस्ट में टेस्ट कर लिया है। 60,000 की अपने पास थ्रूपुट गई है। लेकिन जो शॉकिंग रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे। देखो कुछ थ्रेड्स मेरे, क्योंकि अपन बहुत लाइट वेट काम कर रहे हैं, जो अपना सर्वर है वो क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड ही तो प्रिंट कर रहा है, उसको कुछ मिली सेकेंड नैनो सेकेंड लगेंगे इस सब काम करने में। अगर मैं सर्वर की साइड लेट सपोज फाइल रीड कर रहा हूँ तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो एक थ्रेड बहुत टाइम लेगा, तो बाकी थ्रेड टाइम आउट होना शुरू हो जाएंगे, या फिर बाकी थ्रेड को बहुत टाइम लगेगा रिक्वेस्ट सैंपल करने में, सिंगल थ्रेडेड को, क्योंकि एक थ्रेड ब्लॉक हो चुका है। अपने केस में वो ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि अपन बहुत लाइट कंपटीशन कर रहे हैं। बट फिर भी अगर आप देखो, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो कनेक्शन टाइम अगर आप देखो 25 मिली सेकेंड, 12 मिली सेकेंड, और बाइट्स अपन 22 बाइट्स ही हर जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और अगर आप सैम्पल टाइम देखो तो 35 मिली सेकेंड, तो टाइम तो जा रहा है, देखो ठीक है, टाइम अच्छा खासा जा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ मल्टी थ्रेडेड चलाते हैं अपन, ठीक है, जावा सर्वर, ओके, ये स्टॉप होने में टाइम लेगा, उससे अच्छा अपन इसको क्लोज ही कर देते हैं। दोबारा खोल लेते हैं JMeter, ओपन करेंगे थ्रेड ग्रुप को, अपने पुराने वाले थ्रेड ग्रुप को, और अब अपन सर्वर चलाते हैं अपना जावा सर्वर। अब अपन रिक्वेस्ट मारते हैं पूरी एकदम बढ़िया, व्यू रिजल्ट्स एंट्री सब सक्सेसफुल हो रही हैं, सेम रिज़ल्ट ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है, सेम रिज़ल्ट आ रहा है। बट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, कनेक्शन टाइम देखो, उसको कनेक्शन मिलने में कितना टाइम लगा, देखो 0 मिली सेकेंड भाई, 0 मिली सेकेंड, देख रहे हो टशन अपने मल्टी थ्रेडेड का। सिंगल थ्रेडेड पे थोड़ा और लोड डालते हैं यार, ऐसे तो नहीं अपन जाने देंगे, ठीक है। सिंगल थ्रेडेड पे
थोड़ा सा तो और लोड बनता है। फिर अपन थ्रेड पुल भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अभी सिंगल थ्रेडेड को थोड़ा और पुश करते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा। जे मीटर ओपन करा, ओपन हो गया। इसमें वही अपना थ्रेड पुल लेके आ गए अपन, TCP सैम्पलर, और फिर अपन ने यहाँ पे जावा सर्वर चलाया। अब मैं 600K रिक्वेस्ट मारूंगा। अब एरर आने शुरू होंगे मेरे हिसाब से भाई साहब। यहाँ पे तो ठीक है, मतलब क्या ही बोलें। ग्राफ रिजल्ट देखो भाई, डेविएशन देखो तुम, 600K ही है ना। लेट मी चेक, 600K रिक्वेस्ट, मतलब 10K रिक्वेस्ट 2 मिनट, 10K रिक्वेस्ट पर सेकेंड। फट गया भाई अपना सर्वर। ग्राफ रिजल्ट देखो तुम, डेविएशन देखो भाई, गए अपन रिजल्ट्स में। अपन रिज़ल्ट अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी इसमें एरर्स भी आए होंगे। देखो भाई 28-29 मिली सेकेंड लग रहे हैं लोंडो को, और अपन कुछ कर नहीं पा रहे हो उसमें। देखो एरर देखो तुम, सिंगल थ्रेडेड गया भाई। अब मल्टी थ्रेडेड देखेंगे अपन, अब तो मज़ा आएगा। जे मीटर ओपन करते हैं और थ्रेड ग्रुप ओपन करते हैं, और यहाँ पे अब अपन चलते हैं मल्टी थ्रेडेड में। ठीक है, 600K ही रिक्वेस्ट है। चलो गया तो मल्टी थ्रेडेड भी भाई। ओके, आई डोंट थिंक इतना कुछ इसमें दिक्कत हुई होगी, क्योंकि मेरे को ग्राफ में ओके मल्टी थ्रेडेड भी गया भाई। इनिशियली एरर आए, बाद में भी एरर है, बीच में फिर चला, फिर थोड़े से एरर, फिर बहुत सारे एरर, बहुत ही सारे एरर, फिर नहीं। ठीक है भाई, मल्टी थ्रेडेड में लग तो गया अपने। अब अपन थ्रेड पूल वाला इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। 600K रिक्वेस्ट करेंगे भाई, 1 मिलियन की औकात लग नहीं रही है अपनी, क्योंकि अपने पास इतने थ्रेड स्पॉन हो नहीं पा रहे। बट लेट्स सी थ्रेड पूल। थ्रेड पूल में आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ एग्जीक्यूटर सर्विस का, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये सब कुछ अपन करते हैं एग्जीक्यूटर सर्विस से। इसको टास्क को सबमिट करना, वहाँ से क्यू में डालना, इसको हम करते हैं जावा में एग्जीक्यूटर सर्विस के थ्रू। अब एग्जीक्यूटर सर्विस का कोड सिंपल है, एग्जीक्यूटर सर्विस का कोड सिंपल है, वही बस थ्रेड्स जैसे स्पॉन करे थे वैसी एग्जीक्यूटर सर्विस हमें यूज़ करनी है, दैट्स इट। और इसमें हम सिर्फ सर्वर बनाएंगे, क्योंकि, और इसमें मैं आपको कोड यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। हम क्या कह रहे हैं, देखो पूल साइज़ बना रहे हैं 10 का, 8010 पोर्ट पे चला रहे हैं इस सर्विस को। सर्वर बनाया, अगेन सॉकेट खोला, 7 मिनट्स के आसपास टाइम आउट है, जो भी है टाइम आउट डजेंट मैटर। क्लाइंट का सॉकेट खोला, फिर हमने सर्वर, जो भी हमारी ये क्लास है, इसका हमने इंस्टेंस लिया और उसमें डॉट थ्रेड पुल किया। डॉट थ्रेड पुल हमें यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे पूल साइज़ हमने 10 का दे के इस थ्रेड पुल को इनिशियलाइज़ कर दिया था। और उस थ्रेड पुल में हम एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जो एक रनेबल लेता है, उसके अंदर जाके देख रहे हो। तो हमने क्या किया, सर्वर जो भी है उसका हैंडल क्लाइंट में एक रनेबल, हैंडल क्लाइंट में हमने उसको एक रनेबल दे दिया। रनेबल क्या बोलता है, रनेबल बोलता है कि भाई रुको, रनेबल बोलता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक कुछ भी लेता नहीं हूँ, कुछ भी देता नहीं हूँ, ठीक है, मैं बस चलता हूँ। तो उसका मेथड ये बोलता है आई डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग, आई डोंट गिव एनीथिंग। तो ये भी लैम्डा हमने रनेबल बना सकते हैं, हम सबको पता होगा फंक्शनल इंटरफेस को लैम्डा के थ्रू इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, हैंडल क्लाइंट कर रहा है, हैंडल क्लाइंट कर रहा है, उसमें क्लाइंट सॉकेट से हमने बस ये सब है, ठीक है। इसको ट्राई के अंदर डालने से क्या होता है कि ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। ऑटो फ्लश क्या होता है कि तुमने और बाइट्स अंदर डाली तो ऑटो फ्लश हो जाएगा, अगर पहले वाला उसमें अभी कुछ बचा हुआ है तो, राइट, कुछ अलग राइट करना चाह रहे हो। बट अपन इसको हमेशा क्लोज करेंगे तो डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये सब है,
कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक पूल बना रहे हैं और उसमें हम एग्जीक्यूट यूज़ कर रहे हैं, जो हम पहले थ्रेड पूल में कर रहे थे, थ्रेड्स में सबमिट करके रन कर रहे थे, अब हम उसको थ्रेड पूल में कर रहे हैं। तो इसको अपन देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है। CD थ्रेड पूल, ठीक है, ओपन कर लेते हैं अपना थ्रेड ग्रुप। 600 के रिक्वेस्ट मारेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा PC क्रैश ना हो जाए, ठीक है। जावा सर्वर, जावा c.server.java, जावा सर्वर इज़ लिजनिंग, नाउ लेट्स पुट इट। मज़ा आ गया, एरर थोड़े से तो आ गए वैसे, बट ठीक है। ओके, डाइविएशन बहुत कम आई है भाई, बहुत कम डाइविएशन। और थ्रूपुट चेक करो तुम, 112 K पर मिनट। रिजल्ट्स देखते हैं ग्राफ में, भाई साहब रिजल्ट्स देखो कितने स्मूथ रिजल्ट हैं। और इसमें अपन बाइट्स भी ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 29 बाइट्स, बट तुम रिजल्ट्स देखो। बाद में एरर आए, ठीक है, यहाँ पे जब एरर आए तो इसका मतलब अपना थ्रेड पूल एग्जॉस्ट हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, अपने थ्रेड पूल को 100 कर सकते हो कि 100 थ्रेड पहले से बना के रखो। यहाँ पे हमने 10 किया, जो 100 कर सकते हो वहाँ पे उसको, ठीक है। तो ये एरर भी हट जाएंगे, डेविएशन कम हो जाएगी। तो बाद में काफ़ी एरर आए क्योंकि वो थ्रेड पहले वाले चल रहे हैं, पर उसमें, लेकिन इसमें देखो डेविएशन उतनी नहीं आई और अच्छे से चला सब कुछ। थ्रेड पूल साइज़ बढ़ाओगे तो और अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो आज का यार प्रोजेक्ट मस्त था। अगर जिसको अच्छा लगा कमेंट कर दो, मैं इसको गिटहब में डाल दूंगा और इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थ्रेड पूल का साइज़ बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़, आपको मैं होमवर्क हमेशा देता हूँ, तो नेक्स्ट थिंग क्या करना है आपको, रुको, आप क्या क्या कर सकते हो। देखो होमवर्क में क्या कर सकते हो, सर्वर साइड से आप एक फ़ाइल रीड करो, फाइल रीड करके उसको क्लाइंट को भेजो। तो फाइल रीड जब कर रहे होगे उसमें कुछ टाइम जाएगा, यहाँ पे टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो इसके कारण आपका एक थ्रेड ज़्यादा देर तक ब्लॉक रहेगा और आपको अच्छे रिजल्ट और मिल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, थ्रेड पूल का साइज़ बढ़ाओ, थ्रेड पूल को 100 कर दो कि 100 थ्रेड मेरे को पहले ही बना के दो, तो फिर कितना डेविएशन आता है। और JMeter के बारे में और पढ़ो। जो मेरे चैनल पे लोग, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आपको भी अपनी साइड से कुछ करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, सब कुछ मैं नहीं बताने वाला। तो JMeter के बारे में और पढ़ो कि भाई मैं किस थ्रेड स्पॉन करके कैसे भेज रहा हूँ, उसका डिफरेंट चीज़ें कैसे, उसके अलग अलग लिजनर मैं ऐड कर सकता हूँ, राइट, वो चीज़ कर सकते हो। और बात आपको क्या पढ़ना है इसके बाद, कमेंट करो जो इसको पढ़ेगा इसके बाद, ठीक है। थ्रेड पूल वर्सेस इवेंट लूप, इसका ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको पढ़ सकते हो। एक ये चीज़ पढ़नी है। दूसरी, एग्जीक्यूटर सर्विस को पढ़ना है तुम्हें, एग्जीक्यूटर सर्विस काम कैसे करती है, एंड कंप्लीटेबल फ्यूचर्स, ये काम कैसे करते हैं जावा में, ठीक है। इससे आपके CS फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। एक ये चीज़ पढ़नी है, एक ये चीज़ पढ़नी है, और तीसरा JMeter के बारे में थोड़ा पढ़ना है। और मेरे कोड को उठाओ गिटहब से, इसके साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो, मज़ा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में स्प्रिंग बूट के कंप्लीट कोर्स में, तब तक के लिए बाय। और ऐसी अगर डेप्थ में वीडियोस चाहिए डिटेल में तो सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए बताओ कमेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।